हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे अकबर के बारे में। तो ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है मिडिएबल हिस्ट्री का, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। और मुग़ल साम्राज्य अभी हम देख रहे हैं। तो मुग़ल साम्राज्य में मैंने इसके पहले आपको शेरशाह सूरी का प्रशासन, शेरशाह सूरी का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो भी बता दिया है मैंने। उसके पहले हमने हुमायूं को देखा था, हुमायूं के पहले भी देखेंगे, बाबर के बारे में मैंने बताया था। सभी चीज़ आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। फिर अर्थव्यवस्था मैप भी दिखाते चलता हूँ, कैसे युद्ध होता है तो कहाँ कहाँ कब कंट्रोल ये लोग करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सैन्य अभियान से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य हुए हैं सभी इसमें मैंने बताया है आपको। तो ये मुग़ल काल चल रहा है और ये हमारा मिडिएबल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था जो प्रांतीय राजवंश थे, तो प्रांतीय राजवंश के भी बारे में खानवा, गुजरात, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, सभी चीज़ मैंने बताया था। और उसके पहले भी हमने देखा था बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें आप देखेंगे कि भक्ति, सूफी, उसके पहले विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, उसके पहले दिल्ली सल्तनत, और उसके पहले राइज ऑफ इस्लाम होता है वहाँ पे, और अरबी तुर्की आक्रमण, सभी मैंने बताया। और जो क्लास है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में चल रही है, मतलब जो भी है रीजन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है वो यूपीएससी और पीसीएस के लिए है। तो वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पे उसका रीजन होता है। तो रीजन हम ज़्यादातर जानने का कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे है प्लेलिस्ट। तो कृपया आप लोग इसको सीक्वेंस से देखते हैं, तभी जाके आप लोग को फायदा होगा। और जो चैनल है इस पर बहुत सारा प्लेलिस्ट चल रहा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इसको बस सीक्वेंस से देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें हमें देखना है अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में मतलब मिडिएबल हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो हमें देखना है। इसका जो धार्मिक नीति है सभी चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि अकबर के वजह से ही देखेंगे मुगल शासन जो होता है वो स्टेबल हो पाता है, और जाके फिर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फिर सबसे ज़्यादा टेरिटरी भी ये लोग जीतते हैं। बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य बन पाता है। तो इसका हम 2-3 फेज में चीज़ों को देखेंगे इसमें। और अकबर की धार्मिक नीति भी हमें देखनी पड़ेगी, धार्मिक नीति भी देखा जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो भी मैं बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि पीसीएस में आप देखेंगे फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और उसके बाद हम जहांगीर को देखेंगे। तो अकबर में मतलब समझिए 1 से 2 वीडियो आएंगी, और बाकी उसके बाद हम जहांगीर को देखेंगे। तो यही हमें देखना है। एक धार्मिक जो नीति है उसकी अलग से देखनी पड़ती है, और नवरत्न जो है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस में देखेंगे नवरत्न के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अकबर के काल में नवरत्न रहते थे, मतलब 9 इंपॉर्टेंट लोग थे, उनके बारे में भी हमें देखना होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक में हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेंगे जितना भी है, और दूसरे में हम देखेंगे कि जो अकबर रहता है तो उसका पहले धार्मिक नीति देख लेंगे, और जो महारत और जो नवरत्न रहते हैं वो हम देख लेंगे दूसरे वीडियो में। तो वो हमारा वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और मैप भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैप भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कौन से इलाकों को जीतता है। तो ये अकबर के काल का मैप भी है यहाँ पे। तो अब हम पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं अकबर के बारे में। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हुमायूं वहाँ पे आता है। हुमायूं आता है और देखेंगे कि सरहिंद का युद्ध करता है। सरहिंद के युद्ध में देखेंगे कि सिकंदर सूर रहता है। सिकंदर सूर को वहाँ पे हरा के आप देखेंगे पंजाब वाले और उधर वाले इलाकों पे कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद एक होता है युद्ध इंपॉर्टेंट, देखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी जीत हासिल करता है, और मतलब समझिए कि हुमायूं वहाँ पे शासन में आ जाता है। तो अगर ऊपर वाली वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आता है। और फिर दीनपना जो पुस्तकालय रहती है, दीनपना भवन में पुस्तकालय रहती है, उसकी मतलब सीढ़ियों से पुस्तक पढ़ने गया होगा और गिर जाता है, और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो फिर अकबर अगला शासक बनता है। तो ये अकबर कहाँ पे था, आप देखेंगे कि अकबर जो था वो पंजाब वाले इलाकों में गवर्नर का काम कर रहा था। तो अभी तो बहुत छोटा था अकबर, देखेंगे कि तो लगभग समझिए कि 13-14 साल का था, उसी टाइम शासक बनना पड़ता है इसको। तो अब अकबर के बारे में हम पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं। तो शासक बनना पड़ता है, हेमू रहता है। हेमू देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, एक बनिया रहता है, और बनिया फिर धीरे धीरे सूर साम्राज्य में आता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री के पद तक चला जाता है। और हेमू जो रहता है पहले 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, और इन्हीं का एक हुमायूं अधिकार करता है। तो इसका एक मतलब समझिए सेनापति रहता है, तारदी बेग नाम रहता है। तारदी बेग को हरा देता है, हरा के फिर तारदी बेग भाग के वहाँ पे देखेंगे जाता है बैरम खां के पास पंजाब वाले इलाकों में। जैसे हुमायूं मरता है तो हेमू भी अधिकार करने के लिए दिल्ली पे आता है। पंजाब वाले इलाकों में ये लोग एक्टिव रहते हैं अफगानी। तो तारदी बेग को हरा के फिर जाता है, ये तारदी बेग भाग जाता है वहाँ से, और दिल्ली पे हेमू का अधिकार हो जाता है। और वहीं पे बैरम खां जब तारदी बेग बताता है कि तुम अधिकार नहीं कर सकते, हेमू को नहीं हरा सकते, ये सब चीज़ें बताता है, तो क्या करता है जो बैरम खां रहता है तारदी बेग की हत्या कर देता है। और फिर अकबर से बोलता है कि चलो अब दिल्ली पे अधिकार करने का टाइम आ गया। तो दिल्ली पे अब समझिए अकबर को भी आने का मन नहीं रहता है, और अकबर उस टाइम बहुत छोटा भी रहता है, तो उतना तो वो फैसला ले भी नहीं सकता है। और जो ये बैरम खां रहता है समझिए ये 13-14 साल की उम्र में मुगलों की सेना में भर्ती हुआ रहता है, और समझिए ये बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है
हुमायूं का दोस्त मानिए इसको, दोस्त रहता है। तो फिर इसी के संरक्षण में अकबर रहता है और अकबर समझिए इसी के संरक्षण में शासन करेगा 1962 तक देखेंगे। फिर मतलब बैरम खां को मरवा दिया जाएगा वहाँ पे। हेमू का ही एक नज़दीकी रहता है, वो मार देता है बैरम खां को, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये रहता है मतलब बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आपने समझ लिया इसके पहले का। उसके बाद मतलब जो अकबर है बैरम खां के साथ आता है और वहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा देखेंगे हेमू के साथ। और हेमू के एक आंख में तीर आके लग जाती है और हेमू बेहोश हो जाता है और जो मुगल सैनिक रहते हैं उसको गिरफ्तार करके अकबर के पास ले जाते हैं, मतलब बैरम खां के पास। और फिर वहाँ पे जो बैरम खां रहता है वो सर काट देता है हेमू की, और वहाँ पे मतलब फैलवा देता है कि अकबर ने सर काटा है। लेकिन अकबर थोड़ी सर काट सकता था, अकबर तो वहाँ पे छोटा था, वो तो डर रहा था खुद ही। तो काट के नाम फैलाया जाता है ताकि मतलब शासक तो अगला इसी को बनना है, तो जनता वहाँ पे स्वीकार कर सके इसलिए। तो पहले हम बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। जो जन्म हुआ रहता है अकबर का देखेंगे 15 अक्टूबर को 1542 में अमरकोट के राणा जो वीर सिंह रहते हैं उन्हीं के महल में हुआ रहता है। और इसकी माँ का नाम क्या रहता है, हमीदा बानो बेगम रहता है, सिंध के पास में। और 1551 में देखेंगे 9 वर्ष की अवस्था में ये गजनी का सूबेदार बनता है। तो गजनी में इसका भाई रहता है, भाई को हटा के ये हुमायूं इसको सूबेदार बना देता है क्योंकि भाई इसके बहुत धोखा किए रहते हैं। और फिर सिंध वाले इलाकों में कब जन्म होता है, जब शेरशाह सूरी देखेंगे हराता है इसको बिलग्राम या जो कन्नौज का युद्ध आप देखेंगे उसमें हरा देता है और कुछ सेना इसके पीछे लगा देता है हुमायूं के। और हुमायूं भागते भागते फिर देखेंगे चला जाता है वहाँ पे सिंध वाले इलाकों में। और इसका जो भाई रहता है हिंडाल इसी के गुरु रहते हैं और उनकी पुत्री रहती है हमीदा बानो बेगम। तो हिंडाल जो रहता है इससे शादी करना चाहती है हमीदा बानो, लेकिन ये शादी यहाँ पे कर लेता है और फिर इसी से इसको जो होता है ये अकबर का जन्म होता है यहाँ पे। और अकबर समझिए फिर पैदा होता है यहाँ पे। और अकबर का फिर देखेंगे जो राज्याभिषेक होता है ये कन्नौज जो रहता है पंजाब वाले इलाकों में 14 फरवरी 1556 को होता है। जैसे मतलब इसकी मृत्यु होती है हुमायूं की, फिर इसका मतलब राज्याभिषेक यहीं पे करवा देता है बैरम खां रहता है। और फिर वहाँ पे दिल्ली पर अधिकार करने के लिए ले जाएगा इसको। तो संरक्षण रहता है बैरम खां। और फिर बैरम खां के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो बैरम खां रहता है ये सिया धर्म मानने वाला रहता है, मुस्लिम में भी देखेंगे सिया सुन्नी रहते हैं, तो ये सिया वाला रहता है। और ये अकबर के समय वकील के पद पे था, वकील मतलब वजीर समझिए, वजीर सबसे बड़ा पद था, तो उसके पद पे था और अकबर का संरक्षक था। ये हुमायूं का मित्र रहता है जैसे मैंने बताया आपको, तो हुमायूं का मित्र ही रहता है और यही फिर इसको संरक्षण करता है। तो इसके मन में कुछ ऐसा खास रहता नहीं है, लेकिन बाद में देखेंगे षड्यंत्र बहुत रचा जाता है बैरम खां के विरोध में और बैरम खां फिर बाद में सब छोड़ के जाने लगता है और वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अकबर बाद में बोलता है कि मक्का चले जाओ, फिर वहाँ पे मृत्यु हो जाती है इसकी, मैं बताऊंगा आगे। तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और हेमू के बारे में आप जानते हैं कि मोहम्मद आदिल शाह रहता है अंतिम शासक, आप देखेंगे सूर्यवंश का मान के चलिए। तो सूर्यवंश आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। और इसी के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि वैश्य जाति का रहता है ये समझिए, मतलब निचली कास्ट का रहता है, एक बनिया रहता है समझिए, नमक का व्यापार करते रहता है ये। और 24 युद्ध में लड़ा रहता है जिसमें से आप देखेंगे 22 को जीता रहता है। इसको मतलब 22 युद्ध जीतने का श्रेय रहता है। तो यहाँ पे समझिए इसको हारने का कोई चांस ही नहीं रहता है। अफरा तफरी मच गई रहती है मुगलों की सेना में, लेकिन एक जो तीर रहती है इसके आंख में आके चुभ जाती है और फिर वो इस पार से उस पार तीर चली जाती है। लेकिन फिर भी वो देखेंगे तीर को निकाल लेता है हाथ से खींच के और वहाँ पे जो पट्टी रहती है उससे बांध के लड़ते रहता है। लड़ते लड़ते वो कब बेहोश हो जाता है उसको पता नहीं चलता। और फिर वहाँ पे देखेंगे मुगलों द्वारा देखा जाता है जो पालकी रहती है हाथी पे बैठा रहता है, पालकी में कोई रहता ही नहीं है। फिर वहाँ पे पता चल जाता है और सैनिक घेर लेते हैं, उसको उतार के फिर बैरम खां के पास ले जाया जाता है और वहाँ पे बैरम खां इसको मार देता है। और जो सैनिक रहते हैं उनको भी मार के सर का मीनार वहाँ पे बनवाया जाता है बैरम खां द्वारा। और इसी के कारण देखेंगे आदिल शाह रहता है विक्रमादित्य की उपाधि इसको प्रदान करता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करता है, जो कि आप देखेंगे इतिहास में बहुत लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, चाहे वो खुद भी अपने नाम के पहले लगाए हैं। और ये मध्ययुगीन का जो पहला और देखेंगे अंतिम हिंदू महान शासक था जो कि दिल्ली पे अधिकार किया था। तो दिल्ली पे अधिकार तो कर ही लिया था, लेकिन फिर वहाँ पे देखेंगे कि आता है तारदी बेग भाग जाता है तो दिल्ली पे इसका अधिकार हो जाता है और यहाँ पे ये अपना सिक्का वगैरह भी चलवाता है। और फिर वहाँ से अकबर आता है तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में फिर इसको हार का सामना करना पड़ता है और मुगल सत्ता फिर से स्थापित होती है। तो मुगल सत्ता देख रहे हैं कि हुमायूं टाइम भी उखड़ गई थी और यहाँ पे भी हुमायूं टाइम ही फिर देखेंगे 1556 में भी समझिए उखड़ ही गई थी, लेकिन फिर से ये लोग आ जाते हैं। हुमायूं टाइम उस टाइम आप देखेंगे जब शेरशाह सूरी हारा के इसको भेजता है वहाँ पे, फिर सूर साम्राज्य चलता है बीच में 1540 से लेकर 1555 तक समझिए चलता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो रहता है 5 नवंबर को होता है 1556 में, और हेमू के नेतृत्व में ये होता है और सेना
अफगान सेना रहती है और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच में होता है। और फिर यहाँ पे जो था हेमू हार जाता है यहाँ पे, और फिर इसका राज्याभिषेक होता है। देखेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से इसका फिर यहाँ पे राज्याभिषेक होता है। तो अब हम जान लेते हैं बैरम खां के बारे में। इसका प्रभुत्व रहता है 1556 से लेकर 1560, कहीं कहीं 1562 पे आपको मिलेगा। तो यहाँ तक मतलब इसको संरक्षण में लेके रहता है, क्योंकि इसका उम्र देखेंगे उस टाइम बहुत छोटा रहता है और बैरम खां ही इसको सत्ता में लाता है। फिर वहाँ पे अकबर बैरम खां को देखेंगे खान बाबा कह के पुकारता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखेंगे जैसे अकबर अब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो पूरा पॉलिटिकल चीजें इसी के कंट्रोल में रहती है बैरम खां के। लेकिन जब ये बड़ा होगा धीरे धीरे समझिए, तो बड़ा होगा तो वहाँ पे अब ये भी चाहेगा पावर मुझे मिले, और पावर मुझे मिले, और लोग फिर इसको उकसाना भी शुरू करते हैं कि तुम राजा हो और पावर सभी बैरम खां के अंडर में है। तो फिर धीरे धीरे इसके मतलब बहुत ज़्यादा लोग भड़काते हैं। महामंगा रहती है वो भी भड़काती है, क्योंकि उसको अपना जो पुत्र रहता है उसको शासक बनाना था, और सभी मिलके समझिए भड़काते। और एक आदमी के बारे में अगर बार बार बुराई करिएगा तो वहाँ पे कुछ तो सोचेगा ही शासक भी। तो फिर यहाँ पे अकबर सोचता है कि हाँ मतलब इसी के पास सभी पावर है, मेरे पास कुछ पावर नहीं है। तो अकबर को उकसाना प्रारंभ करते हैं, और बैरम खां से मतलब ये भी असंतुष्ट था, क्योंकि सभी पावर देखेंगे इसी के अंडर में रहती है बैरम खां। और अकबर का शासन भी देखेंगे स्टेबल करता है। फिर मतलब शुरू में जितने भी काम रहते हैं यही करता है। इसको शिक्षा भी दिया रहता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता भी है यही। और इसको मतलब भड़काया जाता है बैरम खां के बारे में अकबर को कि एक तो ये देखेंगे फारसी पूरी तरह से सब सीख चुका है, सिया भी है, तो कहीं बाद में ये ना हो कि अपने पुत्र को ही शासक बना दे अकबर तुम्हें हटा के। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं अकबर को। फिर वहाँ पे अकबर बोलता है कि अब तुम या तो मक्का चले जाओ या फिर रिटायर हो जाओ कहीं की सूबेदारी लेके, वहाँ पे अपना शासन करो। मतलब केंद्रीय प्रशासन जो रहती है सेंट्रलाइज सिस्टम, यहाँ पे अब तुम कुछ नहीं करो, क्योंकि देखेंगे सभी चीज़ें मतलब इसके अंडर में रहती है। फिर लोग बोलते हैं कि एक तो तुम्हारे अंडर में कुछ नहीं है, तुम राजा हो कि बैरम खां राजा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें बोल के भड़काया जाता है। फिर यहाँ पे अकबर को चटकता है वहाँ पे। और पाटल नामक स्थान पे देखेंगे मुबारक खां नामक एक अफगान युवक था, उसने बैरम खां की हत्या कर दी। तो पहले होता क्या आप देखिए एक कहानी यहाँ पे समझ। पहले ये बोलता है बैरम खां को कि तुम एक सूबेदारी ले लो या फिर तुम जो मक्का है वहाँ पे चले जाओ। मक्का ही उस टाइम भेज दिया जाता था किसी को कि अब जाओ तुम अपना मतलब रिटायरमेंट का ज़िंदगी है, मक्का में जाके वहाँ पे सेवा करो, मक्का में जाके वहाँ पे ज़िंदगी बिताओ। जैसे कि आप आज भी वृद्धा आश्रम वगैरह देखेंगे उस टाइप का था, तो वहाँ पे चले जाओ। तो बैरम खां जो रहता है ये बात मान लेता है, और मान लेता है तो देखेंगे पहले बैरम खां को थोड़ा सा भनक लग जाता है कि अब षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे प्रति। तो अब जो ऊंचे पद पे है तो थोड़ा सैनिक जो रहती है और बढ़ा लेता है अपने लिए, मतलब संरक्षण के लिए। तो अकबर को क्या लगता है कि मेरे लिए ही ये जो है सैनिक की मतलब व्यवस्था कर रहा है मेरे से युद्ध के लिए। तो फिर एक बार अकबर युद्ध भी कर लेता है इससे। और देखेंगे कि तिलवारा का एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, और तिलवारा के युद्ध में फिर बैरम खां को पराजित कर देता है वहाँ पे। और पराजित करके ज़्यादातर कुछ करता नहीं है, दो तीन विकल्प इनको देता है कि एक तो मक्का चले जाओ या फिर एक कहीं की सूबेदारी ले लो। तो ये मक्का जाने का मान भी लेता है, मतलब ये नहीं चाहता है लड़ना वहाँ पे, लेकिन इसको इतना भड़काया गया रहता है अकबर को कि अकबर ही वहाँ पे सबसे पहले युद्ध करे। और बैरम खां के मन में ये भी नहीं था कि शासक हम बने या फिर मेरा पुत्र जो बने। और ये मक्का जाने को तैयार हो जाता है। और देखेंगे कि पाटल नामक गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे जब मक्का जा रहा था तो एक मुबारक खां नाम का अफगानी रहता है, ये हत्या कर देता है। ये हेमू के साथ पहले रहता है, मुबारक खां नाम का एक व्यक्ति रहता है, इसकी हत्या कर देता है बैरम खां की। और फिर अकबर क्या करता है, अकबर तुरंत देखेंगे कि उसकी जो विधवा रहती है बैरम खां की, उससे शादी कर लेता है। तो आप समझिए कि विधवा थी, तो बैरम खां बहुत मतलब उम्र का था वहाँ पे, 14 साल की उम्र में मुगलों की सेना में भर्ती हुआ था। हुमायूं का समझिए कि ये दोस्त था, तो अब इसकी उम्र कितनी होगी जो इसकी विधवा होगी, उससे शादी कर लेता है। और वहाँ पे और विधवा का नाम सलीमा बेगम रहता है, उससे शादी कर लेता है। और देखेंगे इसका पुत्र रहता है अब्दुल रहीम रहता है, और इसको फिर देखेंगे बाद में खाने खाना की उपाधि भी देता है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना उसको कह के पुकारा जाता था। तो ये रहता है। तो यहाँ पे लिखा भी है बैरम खां की विधवा रहती है सलीमा बेगम, इससे निकाह कर लेता है उसकी मृत्यु के बाद। तो अब्दुल रहीम इसका देखेंगे 4 वर्ष का पुत्र रहता है, इसको फिर संरक्षण भी प्रदान करता है। और 1584 में देखेंगे अकबर इसको खाने खाना की उपाधि भी देता है, और ये 9 रत्न में भी शामिल होता है। तो 9 रत्न के बारे में मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लोग जो रहते हैं। और बैरम खां के पतन के बाद देखेंगे राज परिवार के जो सदस्यों का ही शासन पर अप्रत्यक्ष जो था ये नियंत्रण हो गया है, इसलिए इसे पर्दा का शासन कहा जाता है। तो अब का जो शासन चलेगा बैरम खां के संरक्षण में तो ये रहता है 1556 से लेकर 60 तक। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ भी होती है, लेकिन इसके बाद के शासन को देखें पर्दा का शासन कहा जाता है। यहाँ पे जो इसकी धायमा रहती है महामंगा, ये इसका अधिकार रहता है, और इसी में हरम दल ये बनाई रहती है। और हरम दल में बहुत सारी स्त्रियाँ रहती हैं, इसी में अकबर हमेशा डूबा रहता है। और इसके पुत्र आदम खां रहता है। इन दोनों की जब मृत्यु होगी फिर अकबर निकलता है इस जो हरम दल रहती है। और हरम दल से जब निकलेगा जब फिर यहाँ पे बहुत सारी सुधार भी करना शुरू करता है। और बहुत सारा देखेंगे सुधार जो रहता है इसका पॉलिटिकल मूव भी रहता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। और महामंगा रहती है, तो समझिए ये बहुत ही
इसके फैमिली की ही रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और मतलब हमेशा चालबाजी जो अपने पुत्र को, जो आदम खां रहता है, इसको शासन में लाने के लिए चलते रहती है वहाँ पे। और अकबर के साथ देखेंगे बैठते रहती है जो दीवाने आम होता है, दीवाने खास, जहाँ पे अकबर बैठता था, फैसला वगैरह देता था, वहाँ पे ये साथ ही में बैठते रहती। तो ये पर्दा का शासन कहा जाता है यहाँ पे। इस शासन में देखेंगे अकबर की धाय माँ रहती है, महामंगा नाम रहता है, और उसी का पुत्र रहता है आदम खां। इसको ये चाहती थी यहाँ पे कि शासक बने। और जीजी, अनगा, शिहाबुद्दीन अहमद, तो ये कुछ प्रमुख लोग थे जो कि इसमें थे। और इसको फिर यहाँ पे अकबर रहता है, अकबर ही इसमें फिर फंसा रहता है। जब आदम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री शमसुद्दीन आगत खां रहता है, इसकी हत्या कर देता है। तो अकबर का जो ये प्रधानमंत्री रहता है, इसी की हत्या कर देता है। तो धीरे धीरे एक जो ये देखेंगे कि मालवा को जीतता है, मतलब ये जो इसका पुत्र रहता है महामंगा का आदम खां, ये जैसे मतलब वहाँ पे विजय करता है, धीरे धीरे अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है, अब मैं राजा बन सकता हूँ। और प्रधानमंत्री जो इसका रहता है, समझिए अकबर का, शमसुद्दीन, इसी की हत्या कर देता है। फिर इसको क्या करता है, अकबर की छत से फेंकवा देता है, इसकी माँ को कैद में डाल देता है। और माँ भी धीरे धीरे वहीं पे कैद में रह के उसकी भी मृत्यु हो जाती है पुत्र के शोक में। तब अकबर ने आदम खां को अपने महल से मतलब नीचे फेंक दिया और फिर इस तरह पर्दा शासक अंत हो जाता है। तो उसको अकबर को धीरे धीरे पता भी चल जाता है कि मतलब चीज़ें हैं, और भोग विलास में आप कितने दिन रहिएगा, धीरे धीरे तो मन भर ही जाएगा। तो इन लोगों का कुछ ग्रुप था जो महामंगा थी, इसमें बहुत सारी स्त्रियां और बहुत प्रभुत्व वाले लोग होते थे जो कि इसको मतलब कि कुछ भी करने से रोकते थे वहाँ पे। तो अब ये ग्रुप ही खत्म हो जाता है। अब अकबर मतलब इन सब से निकलेगा और फिर जितने भी काम है यहाँ पे करेगा। तो पहले अब ये करता है विजय अभियान। अब बहुत सारे विजय अभियान भी करने हैं, क्योंकि जब भी शासक चेंज होता था तो समझिए जो भी हुमायूं जीत के गया है, चाहे जो शेरशाह सूरी जीत के गया है, वो अपने अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देते थे। तो ये आप शुरू से ट्रेंड देखते आ रहे हैं, जब भी शासक चेंज हुआ है तो वो अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। लेकिन अब इसके बाद देखेंगे वो वाले इलाके जो होंगे, मतलब जो अकबर जीत के जाएगा, वो स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे अपना बाउंड्री बढ़ाते जाएंगे जितने भी राजा आएंगे। तो ये होता है। तो अब इसको विजय करना है, क्योंकि अब हुमायूं के बाद शासन स्टेबल हुआ नहीं है, ये हरम दल में था। और उसके बाद देखेंगे कि जो बैरम खां भी था, तो उतना वो बाउंड्री मतलब इलाकों को जीत नहीं पाता है। अब अकबर भी बड़ा हो गया है, अब लगभग 22-23 साल का हो गया रहता है। अब इसको पता चलता है कि शासन कैसे चलाया जाता है, कैसे सब चीज़ों को मतलब अब इसको धीरे धीरे पता चलता है। तब जाके फिर ये विजय अभियान शुरू करता है, क्योंकि विजय अभियान शुरू नहीं करिएगा तो टैक्स कहाँ से आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे सैनिक मजबूत कैसे होंगे, सैनिक मजबूत नहीं होंगे तो फिर आप बाउंड्री को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम जो होता था ट्रेड और जो खेती होती थी, किसानी, उसी से ज़्यादातर टैक्स आते थे। तो अब जो जितना इलाकों को जीता रहता है उसको उतना ही टैक्स मिलता है। तो अब यहाँ पे विजय अभियान तो जरूरी है। तो फिर ये विजय अभियान करता है, और 2 फेज में हम इसके विजय अभियान को देखेंगे, एक तो उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में। तो अब हम देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। साम्राज्य विस्तार मतलब समझिए कि जब भी मतलब शासक चेंज होता था तो वहाँ पे जितने भी साम्राज्य में जीते गए इलाके होते थे तो वो अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देखना पड़ रहा है। जो भी शासक आ रहा है बार बार देख रहे हैं, वही राजपूताना इलाका, मालवा, मेवाड़, चित्तौड़, खानदेश, जौनपुर, बंगाल, बिहार, ये सब जितने भी इलाके हैं, पंजाब वाला, चाहे आप जो भी इलाका है, मतलब इतने उत्तर भारत का चाहे दक्षिण भारत का, सबको देख रहे हैं बार बार जीतना पड़ रहा है। तो वही होता था जब भी मतलब शासन चेंज होता था, शासक चेंज होते थे, तो या तो मजबूत शासक है तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करते हैं वहाँ पे, जो कि आप देखेंगे अकबर के बाद जो भी रहेंगे वो स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करेंगे। औरंगजेब तक एकदम स्टेबल शासन रहेगा। लेकिन इसके पहले जो भी कमजोर शासक होते थे तो वो फिर अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। वही चीजें होती है यहाँ पे। और फिर से अब क्या करना पड़ेगा, हुमायूं तो था, तो मतलब हुमायूं तो अभी गिरते पड़ते आया था, कुछ दिनों के लिए शासन था। और जो अकबर था तो ये पंजाब वाले इलाकों में था, देखेंगे। और जो सूर साम्राज्य है तो सूर साम्राज्य भी समझिए कि बाद में देखेंगे पूरी तरह से वो मतलब अस्त व्यस्त हो गया था, और जितने भी प्रांत थे वो अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। तभी हुमायूं आता है। हुमायूं आता है, आते उसकी मृत्यु हो जाती है। और अकबर उस टाइम देखेंगे कि अपने चाचा के पास रहता है, कामरान और जो अस्करी रहते हैं उन्हीं के पास बचपन में ये पंजाब वाले इलाकों में देखेंगे, चाहे काबुल वाले इलाकों में, तो उधर ये रहता था साथ। और यहीं पे अकबर देखेंगे शादी भी करता है। रुकैया बेगम जो रहती है, इसका जो चाचा रहता है समझिए हिंडाल, उसकी पुत्री रहती है, और उसी की पुत्री से मतलब हिंडाल की पुत्री से ये शादी करता है अकबर जो रहता है। यही रुकैया बेगम रहती है, जो कि एक प्रमुख इसकी मतलब पत्नी भी रहती है। तो फिर ये मतलब वहाँ से आता है काबुल वाले इलाकों से, और शासन में आया है। तो जितने भी प्रांत हैं वो अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए हैं। तो फिर से इसको अगर कब्जा करना है तो फिर से लड़ाई करना पड़ेगा। वही अब साम्राज्य विस्तार में हमें देखना होता है। एक तो उत्तर भारत का करेगा और थोड़ा सा दक्षिण भारत का भी हमें देखना होता है। तो ये रहता है यहाँ पे साम्राज्य विस्तार में। तो हम देख लेते हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो जो सबसे पहला इसका अभियान देखेंगे उत्तर भारत में, मालवा पे रहता है। तो मालवा देखेंगे मतलब दिल्ली के नीचे वाले इलाके को मालवा बोलते हैं। तो मालवा पे पहला अभियान करता है, और इसका देखेंगे सेनापति इसमें आदम खां रहता है, जो कि इसके धाई माँ का
पुत्र रहता है और बाज बहादुर यहाँ का शासक रहता है जो कि मालवा के तरफ से लड़ाई करता है। और यहीं पे फिर देखेंगे जो इसका सेनापति आदम खां बन के गया रहता है, ये जीत तो जाता है और मीर मोहम्मद या भी रहता है, ये अकबर के तरफ से ही लड़ता है और यहाँ पे ये लोग जीते जाते हैं मालवा वाले इलाकों को और बहुत सारा धन संपत्ति इसको मिलता है जो कि आदम खां रहता है। तो ये क्या करता है, जितना भी धन संपत्ति रहता है वो ट्रेजरी में जमा नहीं कराता, देखेंगे कि अपने लिए रख लेता है। और वहाँ पे अब थोड़ा सा पैसा भी आ जाता है, पैसा आता है तो फिर वहाँ पे सैनिक की व्यवस्था करके सोचता है कि अकबर कहीं मतलब जान मरवा दे और जान मरवा के अपना खुद शासक बन जाए। लेकिन धीरे से ये बात रहती है, अकबर को पता चल जाती है और अकबर फिर इसको छत से फेंकवा देता है और छत से जब फेंकवाता है और इसकी माँ भी जो रहती है धीरे धीरे इसके शोक में मर जाती है, महावंगा जो माँ रहती है। और इसी की पत्नी जो देखेंगे रूपमती रहती है। रूपमती का आप नाम भी सुने होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब इनका वीर वाला इतिहास है। ये लोग लड़ते लड़ते संरक्षिका रहती हैं, लड़ते लड़ते ये भी अपना जान गंवा देता है लोग ये लोग। और फिर अगला जो इनका अभियान होता है तो गोंडवाना विजय का देखते हैं, मतलब वो भी नीचे वाले इलाकों में है। तो गोंडवाना का शासक जो रहती है रानी दुर्गावती रहती है। महोबा की चंदेल राजकुमारी ये रहती है रानी दुर्गावती, ये भी बहुत वीरता से सामना करती हैं लोगों की। वीर नारायण रहता है यहाँ का शासक, लेकिन वो बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है। तो रानी दुर्गावती उसको संरक्षण में लेके शासन कर रही थी। और 1564 में लगभग समझिए आसफ खां रहता है इसका सेनापति अकबर का, ये लोग मिलकर आक्रमण करते हैं। और गोंडवाना राज्य की जो शासिका रहती है महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती रहती है। यह अपने अल्पवयस्क पुत्र जो वीर नारायण रहता है उसकी संरक्षिका रहती हैं और यहाँ पे शासन करते रहती हैं। अकबर गोंडवाना विजय जब करता है उसके बाद चंद्र शाह को यह राज वापस कर देता है और गोंडवाना की राजधानी चैरागढ़ थी, इस पे ये लोग अधिकार कर लेते हैं, समझिए राजधानी। तो ये जो रानी दुर्गावती रहती है ये लड़ाई खुद ही लड़ते रहती हैं आगे। लड़ते लड़ते देखेंगे जब मुगलों की विजय होने लगती है तो फिर ये अपनी आत्महत्या कर लेती हैं खुद से, मतलब खुद से जो खुखरी रहती है जो चाकू वो समझिए भोंक के अपने अंदर और अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। वो चाहती हैं कि मतलब उनके सेनाओं द्वारा इनकी मृत्यु ना हो, तो ये यहाँ पे करती हैं। और मेरता विजय भी ये लोग करते हैं 1500 देखेंगे कि 62 में जयमल यहाँ शासक रहता है। तो सबसे हमें देखना पड़ता है मेवाड़ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजय रहती है। उदय सिंह यहाँ के शासक रहते हैं यहाँ पे और राजपूतों के साथ मतलब टॉलरेंस की नीति। पहले तो देखेंगे कि लड़ना ही नहीं चाहता था अकबर, जो था इनके वीरता से बहुत प्रभावित रहता है। मतलब इनके जो अपने लैंड के लिए जो ज़मीन रहती है उसको माँ मान के मतलब ऐसा मतलब उनको मर मिटने का जज्बा देख के ये सोचता है शुरू में कि लड़ाई ना हो, तो पहले बहुत सारा दूत भेजता है कि मतलब अधीनता स्वीकार कर लो, बाकी तुम्हारा लैंड दे दिया जाएगा, मुगल के मतलब तुम अंडर में ही रहो। लेकिन फिर ये लोग मानते तो है नहीं राजपूत, तो फिर वहाँ पे युद्ध लास्ट ऑप्शन बचता है। तो वहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध बाद में होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेवाड़ का उस टाइम शासन उदय सिंह रहते हैं और फिर आक्रमण करता है। और उदय सिंह फिर देखेंगे किले की सुरक्षा करने के लिए, जब मतलब किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उदय सिंह शासक रहते हैं और किलों की सुरक्षा के लिए दो अपने प्रमुख जो इसके सेनापति रहते हैं उनको लगा देते हैं। फत्ता सिंह नाम रहता है एक का और एक का जयमल नाम रहता है। और ये फिर दोनों देखेंगे कि किले की सुरक्षा करते करते और उदय सिंह चले जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि फिर वहाँ से रिट्रीट करने के लिए फिर से आने के लिए। तो ये दोनों किले की रक्षा करते हैं यहाँ पे और ये आक्रमण करता है। और देखेंगे यहाँ पे लगभग 30,000 राजपूतों का, वहाँ पे जब राजपूत हारते हैं तो कत्लेआम कराया जाता है। देखेंगे अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण करके 30,000 राजपूतों का कत्लेआम करके वहाँ पे मीनार बनवा देता है बिल्कुल। और फिर मतलब ये जो जयमल और फत्ता सिंह रहते हैं इनका वीरता देख के इतना प्रभावित होता है और प्रभावित होकर देखेंगे इनका जो मूर्ति रहता है ये आगरे के किले के दरवाजे पे बनवाता है। तो ये मतलब पॉलिटिकल मूव रहता है कि मैंने इतना नरसंहार कराया है तो मैं उनके वीरता से भी प्रभावित हूँ ये सब करने के लिए। तो ये पॉलिटिकल मूव रहता है और उनकी मूर्ति बनाता है। और बाद में देखेंगे उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप आते हैं जो कि समझिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, अकबर का विरोध जारी रखा वहाँ पे। और इसके दो सेनापति फिर भेजता है, मतलब मान सिंह जो रहता है, मान सिंह और फिर आसफ खां महाराणा प्रताप को हराने के लिए। लेकिन जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो ये लोग हरा भी नहीं पाते हैं वहाँ पे। फलस्वरूप हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध मैंने जब मेवाड़ पर आया था आपको तो वहाँ पे बताया था कि कैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को वहाँ से मतलब बाद में जाना पड़ता है। और लेकिन बाद में भी ये अपना संघर्ष जारी रखते हैं, लेकिन इनके शासन काल तक आप देखेंगे मेवाड़ को ये लोग नहीं जीत पाते हैं वहाँ। तो मतलब ऐसा था कि अब राजस्थान वाला इलाका इनके लिए जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, समझिए इसी वजह से युद्ध करता है, नहीं तो इसको युद्ध करने का कोई खासा मन नहीं रहता। पहले वीरता से ये बहुत अकबर प्रभावित रहता है। अब मान लीजिए दिल्ली से तुम्हें जाना है यहाँ पे गुजरात वाले इलाकों पे ट्रेड करना है तो यहीं पे पड़ता था बीच में राजपूताना इलाका, मालवा, मेवाड़, अजमेर सब यहीं पे पड़ता था। तो अब तुम्हें जाना है तो ये बहुत मतलब मुश्किल से इन इलाकों पे हमला करता है ताकि ये जो पोर्ट है इसको ये कब्जा में रख सके और फिर यहाँ पे ट्रेड जो है हो सके इसके लिए। लेकिन इसके लिए पहले शुरू में ये ऑफर देता है, बस तुम लोग अधीनता स्वीकार कर लो, बाकी जो भी है तुम्हारा ही लैंड रहेगा, बस मुगल झंडे के अंडर में रहो और मुझे बस ट्रेड करने के लिए यहाँ पे कुछ रास्ते दे दो जिससे कि हम जा सकें यहाँ पे। लेकिन ये लोग वो भी नहीं मानते तो फिर वहाँ पे युद्ध करता है।
तो ये करता है। इसके बाद मतलब युद्ध होता है और महाराणा प्रताप के बाद समझिए कि मतलब जो राजपूत रहते हैं इसके सपोर्टर ही बन जाते हैं। धीरे धीरे इतने पद में भरते जाता है, मतलब प्रशासन में इतने लोगों को भर लेता है राजपूतों को, तो लगभग समझिए 20% जो इसके प्रशासन में पूरे तरह से लोग थे वो राजपूत ही थे वहाँ पे। तो राजपूत थे क्योंकि इसको राजपूत पे भरोसा भी उसके बाद हो गया था, देखेंगे, क्योंकि शुरू से ही आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ेंगे तो जो अमीर रहते हैं, उलेमा रहते हैं, चाहे जो काजी मुफ्ती, सभी प्रभावित करते थे सुल्तान को वहाँ पे। और सभी किस चक्कर में रहते थे, हमेशा शासन को पलटने के लिए और खुद के शासन में, या फिर अपने जो पपेट शासन है उसको बैठा सके, या फिर मतलब खुद ही शासन में आ सके, ये चलते रहता था। लेकिन राजपूतों में ये सब नहीं देखेंगे, मतलब वो ये बात जानता भी है। और इसका जो देखेंगे जन्म भी हुआ रहता है तो राणा वीर सिंह के महल में हुई रहती है, राणा वीर सिंह के महल में, और वो राजपूत रहते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ों को देखा रहता है। ये शुरू से ही सभी चीज़ों उन्हीं लोगों में पला बड़ा रहता है, तो ये सब चीज़ें जानते रहता है कि मतलब कितना उत्तम किस्म के होते थे। एक एक सेनापति के लिए ये लोग मतलब पूरा 30-30 हज़ार लोग जान दे देते थे वहाँ पे। तो इसको पता था अगर मतलब इनका दिल जीत लिया और समझिए कि इनको साथ में रखा तो फिर ये तो एक साम्राज्य विस्तार करके भी देंगे, जो कि देते ही हैं। जितना भी साम्राज्य विस्तार करता है तो देखेंगे मान सिंह एक तो इसका प्रमुख सेनापति रहता है, जो कि हर एक युद्ध में जाता है। और समझिए राजपूत जब युद्ध में चले गए किसी भी युद्ध में वहाँ पे, तो इसकी जीत पक्की होती थी और हर एक का देखेंगे सेनापति राजपूतों को वहाँ पे बनाता है और बहुत सारे इलाकों को फिर ये जीत के देते भी। और इनकी ज़मीन अगर जीतता भी है मान लीजिए राजपूतों को, तो फिर उनको दे देता है, तुम अपने अनुसार ही शासन करो, बस झंडे के नीचे हमारे रहो। जैसे कि आज देखेंगे हमारा प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है, स्टेट भी हैं हमारे, तो स्टेट को अपना मतलब सरकार चलाने का खुद दिया गया है, अपना खुद सरकार चला सकते हो। वहाँ पे ज़्यादा कुछ थोपी नहीं जाती है सेंटर के द्वारा, मतलब वो तो तुम इंडिया में लेकिन अपने अनुसार भी शासन कर सकते हो। वहाँ पे जो सब्जेक्ट है बांटा गया है बिल्कुल उस सब्जेक्ट पे अपना काम कर सकते हो, वही चीज़ें रहती है। तुम रहो मुगल झंडे के नीचे, लेकिन जो भी चीज़ें करनी है अपना कर सकते हो, वहाँ पे कोई रोक नहीं है तुम्हें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा राजपूतों पे भरोसा भी करता है, और राजपूत जब तक मिलेंगे नहीं तो समझिए जितनी भी पब्लिक है वो सपोर्ट नहीं करेगी, और सपोर्ट नहीं करेगी तो जितना भी शासन है चाहे इकोनॉमी पे है वो उस पर अपना तुम हाथ नहीं बैठाओगे और टैक्स उतना नहीं मिल पाएगा, जो कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत चलते आ रहा है और अकबर तक समझिए कि लगभग ये 500 सालों तक शासन कर लिए रहते हैं, लेकिन उतनी बड़ी ना इनकी इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, ना जनता अभी भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। जनता तो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जैसे शासक कमजोर होता था तो अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा करके वहाँ पे युद्ध चालू हो जाता था। तो अब जनता को जोड़ने के लिए और जनता को सपोर्ट लेने के लिए इसको ये कदम उठाना पड़ता है यहाँ पे कि राजपूतों को जोड़ो, तभी जाके वहाँ पे पब्लिक जुड़ पाएगी और तभी मतलब मुगलों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये भारत का शासन है, चाहे हमारा शासन है, ये लोग सोच पाएंगे वहाँ पे। तो वही फिर जोड़ता है और राजपूतों को जोड़ने के लिए कुछ पॉलिटिकल मूव रहता है और बाकी इसको लेना भी पड़ता है, नहीं तो लड़ते लड़ते समझिए इसका भी साम्राज्य जो है डिक्लाइन हो जाता है। जो कि औरंगजेब टाइम में आप देखेंगे कि वो इसके पॉलिसी के उल्टा जाता है, राजपूतों से वहाँ पे लड़ता है और साथ में सिख भी धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। वहाँ पे देखेंगे शिवाजी भी डेवलप हो जाते हैं, मराठा, उनसे लड़ते लड़ते मतलब दक्कन में समझिए उसकी पूरी तरह से मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन का कारण ही होता है, वही बनता है वहाँ पे। और फिर जो महाराणा प्रताप रहते हैं वो स्वतंत्रता की मतलब इसका जो शासन है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बाद में देखेंगे कि अमर सिंह आता है और अमर सिंह बाद में देखेंगे जहांगीर के काल तक वहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे मुगलों का शासन। और अगला जो रहता है ये रणथंभौर रहता है, समझिए रणथंभौर, और इसको विजय करता है। और यहाँ का शासक जो रहता है रणथंभौर का सूरज राय रहता है। और मुगल नेतृत्व कौन करता है यहाँ पे, अकबर करता है एवं भगवान दास। तो भगवान दास भी बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति इसका रहता है। तो रणथंभौर को भी जीत लेता है और फिर देखें कलिंजर का अभियान करता है। और इसका जो शासक यहाँ पे रहता है कलिंजर पे 1569 में करता है, रामचंद्र रहता है। मुगल नेतृत्व फिर मजनू खां रहता है। और फिर मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर 1570 में इन तीनों राज्य के शासकों ने स्वेच्छा से अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। और जो मारवाड़ रहता है इसका शासक देखेंगे रामचंद्र सेन रहता है। और बीकानेर का कल्याणमल और जैसलमेर का शासक रावल हर राय रहता है। ये लोग भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये विजय अभियान इसका रहता है। और भी विजय अभियान है, थोड़ा सा देख लेंगे हम। गुजरात विजय कैसे करता है, गुजरात विजय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अकबर 1572 से लेके 1584 तक समझ गुजरात पे इसका अधिकार होता है। और अकबर का मतलब प्रमुख ये भी अभियान था। प्रारंभ में देखेंगे अकबर जो रहता है स्वयं गुजरात का ही नेतृत्व करता है, इसी के नेतृत्व में यहाँ को जीता जाता है। और मुजफ्फर खां तृतीय रहता है यहाँ का शासक। और जब जीत लेता है गुजरात को तो मिर्जा जो अजीज रहता है कोका, इसी को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर देता है और वापस चला आता है। लेकिन वापस आते ही देखेंगे मोहम्मद हुसैन का जो मिर्जा रहता है विद्रोह कर देता है, मतलब जिसको नियुक्त करके आता है वही देखेंगे कि विद्रोह कर देता है। और फिर ये फिर से वापस आता है दिल्ली वाले इलाकों से। और इतना तेज में यह आक्रमण होता है कि अकबर बहुत तीव्र गति से आता है और 1573 में देखेंगे इस विद्रोह को कुचल देता है। तो सबसे
तेज आक्रमण ये माना जाता है कि मतलब विश्व का रहता है। बोला जाता है कि पलक झपकते अकबर जो रहता है ये आ जाता है और इस इलाकों पे अधिकार कर लेता है, मतलब गुजरात वाले इलाकों पे जो ये विद्रोह कर रहा था। और गुजरात में ही जो सर्वप्रथम रहता है ये पुर्तगालियों से मिलता है और कैम्बे में समुद्र को देखता है। तो सर्वप्रथम यहीं पे समुद्र को देखता है जो अकबर रहता है यहीं पे गुजरात वाले इलाकों में, और पुर्तगालियों से भी सर्वप्रथम यहाँ पे अकबर मिलता है। और इसके पहले आप लोग ये भी समझ लीजिए आमेर विजय भी किया था। आमेर विजय भारमल का शासन था वहाँ पे। भारमल आप देखेंगे उन्हीं की पुत्री रहती है जोधाबाई। जोधाबाई का आप बहुत नाम भी सुने होंगे। और उन्हीं का भाई रहता है मानसिंह जो कि प्रमुख सेनापति बनता है अकबर का। यहाँ पे वैवाहिक संबंध बनाता है। फिर यहीं पे देखेंगे कि आमेर से मतलब वैवाहिक संबंध बनाता है, ताकि वैवाहिक संबंध आपको मैंने पहले भी बताया था, वैवाहिक संबंध इसलिए भी बनाया जाता था कि वहाँ पे युद्ध का खतरा टल जाता था। क्योंकि अब जब जिस घर में आपका रिश्ता हो गया है वहाँ पे तो युद्ध कम ही होगा, तो इस वजह से वैवाहिक संबंध भी बनाता था। और वैवाहिक संबंध इसलिए भी बनाता था ताकि इसको दिखाना था पूरे लोगों को कि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि कट्टर मुस्लिम हूँ और बस मतलब इस्लाम धर्म को फैलाना चाहिए ही, मतलब दिखाना था राजपूतों को। क्योंकि जब तक राजपूत नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ पे शासन कैसे स्थापित होगा, जो मैंने आपको बताया। तो इसीलिए वजह से शादी भी करता है यहाँ पे। और मान सिंह को सबसे प्रमुख सेनापति भी बनाता है। और बाद में देखेंगे अफगानियों को फिर बंगाल वाले इलाकों में जब विजय करेगा, बिहार बंगाल वाले इलाकों में, वहाँ पे अफगानी रहते हैं, अभी भी अफगानी एक्टिव रहते हैं। उनको हटा के फिर मान सिंह को वहाँ का सेनापति बना देगा। और मान सिंह मतलब राजपूतों पे बहुत ज़्यादा ये भरोसा करता था अकबर, और भरोसा बिल्कुल जायज़ भी था। ये इसके भरोसा को मतलब वहाँ पे समझिए कि एक बार मतलब ये आपके साथ में आ गया राजपूत, तो वहाँ पे जान देने के लिए भी तैयार थे। वही चीज़ें होती है, बहुत सारे राजपूत जान भी देते हैं और बहुत सारे इलाकों को जीत के भी देते हैं। और जो जोधाबाई रहती हैं, तो इसका जो कहानी है तो इसमें यही कहानी है कि जो जोधाबाई रहती हैं हिंदू रहती हैं। तो फिर वो जब इसके महल में आती हैं तो उनको अपने अनुसार जीवन बिताने दिया जाता है। जैसे पूजा करनी है तुम करो, अपने हिंदू धर्म को फॉलो करो, उससे कोई मतलब इसको है नहीं। तो सभी धर्मों का सम्मान करना वहाँ पे ये पता चलती है इसको। इस वजह से बोला जाता है कि अकबर महान था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे करता है। तो आमेर का जो मैंने बता दिया विजय अभियान, और यहीं पे वो खुद स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करके वहाँ पे वैवाहिक संबंध बनाते हैं। और ये समझिए कि मतलब राजपूतों का मतलब मुगलों के घराने में क्यों शादी नहीं होता था, जो राजपूत लड़के होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे राजपूत अपनी लड़की का शादी करते हैं वहाँ लड़के की शादी नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि जो अकबर के नोबल थे वो स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे कि तुम अब खुद तो इतना रिश्ता बना ही रहे, अब हमारी बेटियों का शादी वहाँ पे मत करो, ऐसा बोलते हैं। मतलब ज़्यादातर प्रेशर में आ जाता है तो नहीं करता है। लेकिन फिर देखेंगे अपने पुत्र का करता है जहांगीर का शादी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद कौन सा होता है अभियान इसका देखेंगे, बिहार और बंगाल का अभियान 1574 से लेकर 1576 तक। और दाऊद खां रहता है, ये मुगलों का नेतृत्व यहाँ पे करता है। फिर ये लोग यहाँ पे जीत भी लेते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि बंगाल भी इसके कब्जे में आ जाता है। तो दोनों जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसके कब्जे में आ गया रहता है। फिर अगला देखेंगे काबुल विजय का अभियान करता है। और काबुल विजय के लिए 1781 में शासक कौन रहता है यहाँ पे, मिर्जा हकीम रहता है। अकबर का ही सौतेला भाई रहता है। फिर अकबर का सौतेला भाई रहता है वहाँ पे, वहीं से तो आया है ये देख रहे हैं कि, और इसको विजय कर लेता है। जो कि देखेंगे जो ये मिर्जा हकीम रहता है ये चाहता है कि हिंदुस्तान वाले मतलब जो गद्दी है इस पे मेरा अधिकार रहे, लेकिन यहाँ पे इसको हरा देता है और पूरी तरह से इलाका इसी को दे देता है मिर्जा हकीम को। उसको मारता नहीं है, चचेरा भाई रहता है इसका। और बाद में फिर काबुल पे विजय भी प्राप्त कर लेता है। जैसे मिर्जा हकीम की मृत्यु होती है तो फिर अधिकार कर लेता है यहाँ पे। और क्या करता है यहाँ पे, मान सिंह को यहाँ का गवर्नर बना देता है काबुल वाले इलाकों को, क्योंकि एग्रेशन बार बार देखते हैं आप काबुल वाले इलाकों से ही होते रहता है। और फिर देखेंगे उसके बाद कौन सा करता है, कश्मीर विजय करता है 1585 से 86 में। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, जब मैं प्रांतीय राजवंश आपको बताया था तो ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं वहाँ पे। और यासूब खां यहाँ का शासक रहता है। और मुगल नेतृत्व कौन यहाँ पे करता है, भगवान दास देखेंगे एवं कासिम का, ये दोनों मिलकर नेतृत्व करते हैं। और कश्मीर को फिर मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और उसके बाद सिंध विजय करता है, जहाँ पे शासक देखेंगे 1591 में जानी बेग यहाँ का शासक रहता है। और मुगल नेतृत्व अब्दुल रहीम खाने खाना करता है, तो ये नौरत्न में भी शामिल थे। और फिर उड़ीसा विजय करता है 1590 से 92 में, निसार खां यहाँ का शासक रहता है। और मुगल नेतृत्व मान सिंह करता है। तो मान सिंह बहुत सारे इलाकों को जीत के देता है इसको। और फिर बलूचिस्तान का विजय करता है, जो कि देखेंगे पन्नी अफगान यहाँ का शासक रहता है। और मीर मासूम मुगलों की तरफ से लड़ता है। फिर कंधार विजय भी करता है। तो काबुल और कंधार ये लोग कब्जे में रखते हैं। और फिर देखेंगे बाद में काबुल कंधार वहाँ पे चला जाता है। फिर नादिर शाह वहाँ पे आता है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आता है, भारत पे आक्रमण करता है। तो काबुल कंधार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट था वहाँ पे। वो उसको हमेशा जो कब्जे में रखता था वो बाहरी खतरों से, और चाहे साम्राज्य का डिक्लाइन वहाँ पे नहीं होता था। काबुल कंधार चला जाएगा बाद में देखेंगे। और फिर वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली आएगा
पहले नादिर शाह आएगा, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आएगा। और फिर जब नादिर शाह आता है तो समझिए मुगल साम्राज्य वहाँ पे इतना लूटता है, उसी के बाद डिक्लाइन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और पता भी चल जाता है कि अब मुगलों में वो ताकत बची नहीं है जो पहले थी। और बाद में देखेंगे फिर जो मराठा रहते हैं वो भी आक्रमण करके पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म ही कर दे। और कंधार का जो शासक था यहाँ पे मुजफ्फर हुसैन मिर्जा था। ये स्वेच्छा से मुगलों की मतलब अपने आप देखेंगे कि मुगलों को ये इलाका सौंप देता है। शाह बेग रहता है यहाँ का शासक, सौंप कर या अकबर का मनसबदार बन जाता है। तो मनसबदारी व्यवस्था भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो इस प्रकार देख रहे हैं, बस एक मेवाड़ को छोड़ के पूरी तरह से सभी इलाकों पे इसका कब्जा आ गया रहता है। और सबको मतलब समझिए कि इलाकों को जीतता था और जीत के फिर दे देता था। अगर जीत के अगर किसी इलाकों को दे रहे हैं किसी को, तो फिर वहाँ पे आपके मन में क्या आएगी? तब खुददारी दिखती है और खुददारी दिखाते भी हैं। जितने राजपूत इलाकों को जीत के फिर उनको दे देता है, तो अब वो जान देने के लिए भी इसको तुले रहते हैं, मतलब जान दे के भी कीमत चुकाते हैं। और बहुत सारे इलाकों को जान दे के अपने राजपूत जो रहते हैं वो मुगलों को जीत दिलाते हैं वहाँ पे। यही चीज़ें करता है वहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लोग मैप देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इलाका है यहाँ पे। ये बिहार वाला इलाका है, ये आप देख रहे हैं बंगाल वाला है, ये इलाहाबाद है, ये अवध रहता है, और ये रहता है मुल्तान, ये रहता है लाहौर, और ये रहता है ठट्टा, अजमेर, मालवा, खानदेश, बरार, गोंडवाना, और ये रहता है गुजरात। इंपॉर्टेंट एरिया जो आप देखेंगे। और ये गोलकोंडा है, और ये देखेंगे अहमदनगर है, ये बरार है आपका, ये बीदर है, ये बीजापुर है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया जो आप बार बार सुनेंगे, यहाँ पे हमेशा लड़ाई चलते रहेगा यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे देखना होगा। ये काबुल रहता है और यहाँ पे कंधार रहता है, ये कश्मीर वाला इलाका, ये कश्मीर वाला इलाका रहता है। तो ये सब इसके विजय अभियान कुछ रहते हैं। यहाँ पे तो नहीं जीतता, ये वाला इलाका देख रहे हैं, जो ये ब्लू वाला इलाका है उसी को जीत पाता है ये। तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, यही मैप है वहाँ पे। तो ये विजय अभियान इसके रहते हैं। और दक्षिण भारत में कौन कौन से इलाकों को जीत पाता है ये देखेंगे। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ये खानदेश पे आक्रमण करता है। और यहाँ पे मतलब प्रमुख कौन रहते हैं? खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर, तो ये रहते हैं। और ये कैसे आए हैं शासन में? जब बहमनी साम्राज्य टूटता है तो ये छोटे छोटे 5 वंश वहाँ पे आते हैं। और खानदेश तो आप देखेंगे कि वहाँ पे शासक कौन रहता है? मीरन बहादुर। ये बिना युद्ध के ही स्वीकार कर लेता है जो इसकी अधीनता रहती है। खानदेश शासक मीरन बहादुर ने बिना युद्ध के ही अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा प्रमुख राज्य थे जो मैंने बताया। ये सब कब कैसे आते हैं शासन में? ये जब बहमनी साम्राज्य टूटता है, वहाँ पे विजयनगर और बहमनी रहता है, बहमनी ऊपर तो टूटता है, तो ये लोग आते हैं। और इसमें अहमदनगर जो रहता है 1574 में बरार को अपने अधीन कर लिया और फिर ये अहमदनगर को जीत लेता है। तो बरार पहले ही अहमदनगर जीत लेता है और अहमदनगर को ये जीत लेता है। और चांद बीबी यहीं की शासिका रहती है, आपको मैंने बताया। चांद बीबी जो रहती हैं ये आदिल शाह की विधवा रहती है, चांद बीबी। और इसका यहाँ पे नेतृत्व जो देखेंगे अहमदनगर को जीतने के लिए फिर आता है वो अब्दुल रहीम खान आता है। और चांद बीबी लड़ती है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट यही रहती है। उनके संरक्षिका में जो राजा रहता है वो रहता है, छोटा रहता है अभी। और फिर चांद बीबी के साथ इन लोगों का जो होता है 1596 में देखेंगे संधि होता है और चांद बीबी मुगलों को सौंप देती है बरार को, अहमदनगर समझिए। और यही जो मतलब संधि होती है चांद बीबी से देखेंगे अहमदनगर की। तो बीजापुर और गोलकुंडा ये भी तो रहते हैं, एक ही वंश से टूट के बने रहते हैं। इनको ये पसंद नहीं आती है ये संधि चांद बीबी जो करती है। और अहमदनगर भी अब समझिए है, तो अब चांद बीबी तो कर ली, लेकिन एक प्रमुख यहाँ पे रहता है मलिक अंबर। इसको भी ये पसंद नहीं थी संधि जो चांद बीबी करती है यहाँ पे। और अहमदनगर मतलब ये प्रमुख अपने हाथों में ले लेता है। और फिर देखेंगे मलिक अंबर जो रहता है और गोलकुंडा और बीजापुर ये तीनों लोग मिलके फिर, और बरार वाले इलाकों में समझिए चांद बीबी रहती है, इनका कब्जा रहता है बरार वाले मतलब इलाकों में। और अभी भी देखेंगे जो अहमदनगर रहता है ये पूरी तरह से नहीं मिला पाता है बरार को। और तीनों ये मिल के गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर ये मिल के चांद बीबी वाले इलाकों पे आक्रमण करते हैं। और यहीं पे अब मुगल तो मतलब संधि किए हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। और अबुल फजल देखेंगे और जो मुराद रहता है सेनापति मुगलों का। और कुछ इलाकों समझिए कि मतलब जो बरार वाला इलाका रहता है मुगल डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन बाद में जो दक्षिण भारत का अभियान करेंगे और जो शासक आएंगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तब इन इलाकों को जीतेंगे। तो औरंगजेब मतलब जो दक्कन का अभियान करेगा वहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में कि कैसे इन इलाकों को जीतता है। पूरी तरह से अकबर तो नहीं जीत पाता है। और चांद बीबी की वहाँ पे ये लोग जो रहते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये लोग इसके शासक जो चांद बीबी की हत्या कर देते हैं वहाँ पे। और अहमदनगर के मतलब एक छोटे भाग पे देखेंगे मुगल थोड़ा सा अधिकार कर लेते हैं। और इसका जो बड़ा भाग रहता है मलिक अंबर के अधीन में बना रहता है। बाद में देखेंगे उसको फिर जीता जाएगा। और असीरगढ़ एक बहुत ही समझिए इंपॉर्टेंट किला रहता है। और यहाँ का शासक कौन रहता है? मीरन बहादुर।
असीरगढ़ की विजय अकबर का अंतिम विजय कहा जाता है। असीरगढ़ जो ये विजय असीरगढ़ को जीतता है। इसके बाद मतलब कोई अभियान नहीं करता है और देखेंगे 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके जो रहते हैं प्रमुख अभियान रहते हैं, जो कि अब समझिए मुगल साम्राज्य अच्छा से इस्टेब्लिश हो गया है, यहाँ पे इतना साम्राज्य बढ़ गया है। और यही फिर देखेंगे कंटिन्यू व्यवस्था रखती है, अकबर ही बना के गया रहता है। और जो प्रशासन का स्टेबल ढांचा बना के गया है, उसी वजह से देखेंगे कि जो आगे के मुगल शासक आते हैं वो भी अपना मतलब अच्छे से ज़िंदगी बिता पाते हैं। और जो मनसबदारी व्यवस्था ये लाता है जिससे, और जो राजपूत के प्रति इसकी पॉलिसी रहती है, उसी के बाद मतलब साम्राज्य जो है स्टेबल बन पाता है और बहुत दिनों तक ये रह पाएगा शासन में। बाद में देखेंगे औरंगजेब आएगा तो फिर धीरे धीरे ये डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो ये होता है। और भी मतलब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे अकबर के बारे में बहुत ही अच्छे से। उसमें जब हम धार्मिक नीति देखेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कार्य किए हैं, उसमें सांस्कृतिक जो कार्य किए हैं वो भी इसमें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये है तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी जो अकबर की धार्मिक नीति है ये हम अगले वीडियो में देखें। तो ये जो पार्ट है अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये राजस्व जो है, जब्ती प्रणाली है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीज़ें जब हम प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो उसमें आएंगे। और ये जो अकबर के महत्वपूर्ण जो कार्य रहते हैं वो बताऊंगा, और जो इसका रिलीजियस पॉलिसी रहता है उसको हमें देखना होता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया पॉलिटिकल हिस्ट्री जितनी होती है। अब जो रिलीजियस पॉलिसी इसकी रहती है वो देखेंगे। धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब पे क्यों प्रतिबंध लगाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में मतलब इतना सुधार ये क्यों करता है वो हम रीजन जानने का कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं कुछ भी देखना है, ये मैं बिल्कुल रीजन के साथ बताऊंगा। और यही सब मतलब जो सुधार करता है तो देखेंगे कि अकबर को महान कहा जाता है। और जो मतलब प्रशासन का ये ढांचा बना के जाता है, उसके बाद जो जहांगीर आएगा, जहांगीर तक तो बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार भी हो जाएगा और मुगलों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे शाहजहां जो आता है तो ताजमहल बनवाना शुरू करता है। क्यों? तो वो पैसा कहाँ से आता है ताजमहल उस टाइम में बनवाना, उतनी बड़ी इमारत? तो वो जो अकबर शासन स्थापित करके जाता है तो इनकी ट्रेजरी में इतना पैसा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद कितना भी खर्च करो, कुछ भी करते हैं मुगल साम्राज्य वहाँ पे, तो 3-4 जो वंश अगले आएंगे तो ये अकबर के द्वारा जो शासन स्थापित करके गया है उसी के तहत ये चला पाते हैं। कुछ भी इनको सोचने की जरूरत नहीं होती है। जो मनसबदारी व्यवस्था बना के गया है, सैनिकली तुम्हें सोचना नहीं है। मनसबदार जो रहते हैं इनको अलग अलग मतलब आज जो देखेंगे IAS अधिकारी को कैडर में भेजा जाता है, होम कैडर में आप नहीं रह सकते हैं, वैसे ही मनसबदार रहते हैं अलग अलग इलाकों में भेजा जाता था। तो वो अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर ही नहीं सकते वहाँ पे दूसरे इलाकों में, तो वो होने लगता है। बाद में देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था में भी बहुत खामियां आती है, तब जाके औरंगजेब के बाद देखेंगे मनसबदार अपने अपने एरिया को स्वतंत्र करने लगते हैं। वो मैं बताऊंगा जब डिक्लाइन ऑफ मुगल सल्तनत हम देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेंगी ये सब चीज़ें। तो इतनी चीज़ें ये करता है। तो ये रहता है। अभी बहुत ब्रॉड वे में आप लोगों को देखना है, ऐसे हमें कुछ भी नहीं देखना, जो भी है चीज़ें कॉन्सेप्चुअल देखना है। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देनी, लेकिन ये सब ज़रूरी है जानना, कैसे कैसे इन पे अधिकार होता है, क्यों अधिकार होता है, पॉलिसी क्या रहती है आखिर में, तो ऐसे देखना है हमें। तो ये हमारा पहला वीडियो जो है अकबर के काल का, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा जिसमें रिलीजियस पॉलिसी और कुछ भू राजस्व संबंधित, और जो थोड़ा सा हम ये भी देख लेंगे मनसबदारी व्यवस्था, लेकिन वो तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं आती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जब हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था तो उसमें ये आएंगी आपको मनसबदारी व्यवस्था। और जो भी व्यवस्था है उसमें इक्तादारी व्यवस्था से भी हम कंपेयर करेंगे उसमें कि कैसे डिफरेंस थी। और थोड़ा मैं आपको जो सामंत होते थे प्राचीन भारत में, तो सामंत ही समझिए प्रमुख अधिकारी हुए जो प्राचीन भारत में आप देखते हैं, और उसी का मतलब सेम चीज़ें रहती हैं इक्तेदारों का, और इक्तेदारों के बाद मनसबदार जो रहते हैं वही सेम चीज़ें रहती हैं। वो मैं आपको बताऊंगा। जिसको सैनिक रखनी होती है तो वो हम आगे देखेंगे। और आप लोग कृपया मतलब सीक्वेंस से देखें। और दूसरी बात है कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन डाला जाता है उसको भी देखने की कोशिश करें, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।